तो आज इस वीडियो में हम महाराजा नरेंद्र शाह जो कि परमार वंशी 59वें राजा है, 59th वाले राजा है। इनका क्रम कौन सा बेटा? इससे पिछले वीडियो में हम जो नरेंद्र शाह का फर्स्ट भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम 4 पॉइंटों पर बात कर चुके हैं, और आज के बचे हुए 4 पॉइंटों पर हम आज इस वाले वीडियो में बात करेंगे। मैं जानबूझ के लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूँ जिसमें आप लोग बोर हो जाए, ठीक है? तो आइए जरा शुरू करें। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं नरेंद्र शाह के तंत्र। पहली न्याय व्यवस्था किस तरीके की नरेंद्र शाह की रही। दूसरा रवाई कांड या तिलाड़ी कांड के बारे में बात करेंगे। तीसरा होगा प्रजामंडल आंदोलन, और चौथा होगा नरेंद्र शाह का शासन त्याग। बहुत ज्यादा हम बातें नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करते चले जाएंगे, ठीक है? न्याय व्यवस्था कैसी थी नरेंद्र शाह के जमाने में? देखो, पहले तो पूरा जो न्याय व्यवस्था चल रही थी वो एक ग्रंथ था, ग्रंथ बोलो या रचना आप बोल सकते हैं, ग्रंथ था। उस ग्रंथ का नाम था बेटा, क्या था? नरेंद्र हिंदू लॉ। नरेंद्र हिंदू लॉ किसने लिखी थी बेटा? ये नरेंद्र हिंदू लॉ लिखी थी हरिकृष्ण रतोड़ी, जो कीर्ति शाह के वजीर थे। और मैंने पिछले वीडियो में जब मैं कीर्ति शाह पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि जो नरेंद्र शाह है, नरेंद्र शाह उनका बेटा था कीर्ति शाह का, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे नरेंद्र हिंदू लॉ नाम से ग्रंथ बनवाया, जो कि हिंदुओं की परंपराओं, शास्त्रों में जो कानून किस तरीके का होगा, न्याय किस तरीके दिया जाएगा, वो सारी जो ग्रंथ है वो इस किताब में लिखा हुआ नरेंद्र हिंदू लॉ। इसे लिखने के लिए प्रेरित किया कीर्ति शाह ने अपने वजीर हरिकृष्ण रतोड़ी को, और ये बुक जो है लिख करके कंप्लीट हुई नरेंद्र शाह के जमाने में। और इस बुक का अगर आप प्रकाशन देखोगे तो प्रकाशन हुआ इसका 1918 ईस्वी में। कब प्रकाशन हुआ? 1918 ईस्वी में इस बुक का प्रकाशन हुआ, ठीक है? नहीं तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो न्याय व्यवस्था थी वो टोटल जो है वो नरेंद्र हिंदू लॉ पर आधारित थी। इसके अलावा वो जो हमने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि अदालतें किस तरीके की थी, हुजूर कोर्ट, चीफ कोर्ट, सब कुछ था। इसके अलावा 2 जजों के भी पद बनाए हैं नरेंद्र शाह ने। एक बनाया बाबू सिविल जज, क्या बनाया बेटा? सिविल जज, सिविल मामलों के लिए जज। और इसके अलावा दूसरी पोस्ट उन्होंने बनाई है, उस पोस्ट का नाम है बेटा सेशन जज। क्या है बेटा? सेशन जज। तो ये 2 प्रकार के जो है जजों के पद भी उन्होंने बनाए हैं। तो यही जो है न्याय व्यवस्था थी। इसी आधार पर जो है राजा जो है न्याय दिया करता था, और न्याय का जो प्रमुख होता था वो राज्य में सबसे ऊपर कौन होता था? राजा जो है वो सबसे ऊपर हुआ करता। ठीक है बेटा, ओके। आइए दूसरा पॉइंट भाई, रवाई कांड। देखो क्या जरूरत हुई रवाई कांड, बहुत खतरनाक कांड। अगर आप इसे पढ़ोगे ना वास्तविकता में, इतना बड़ा अत्याचार कुछ नहीं था जितना बड़ा रवाई कांड था। उत्तराखंड के इतिहास में सबसे भयंकर अगर कोई अत्याचार कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो व्यक्ति था जनरल डायर, जिसे कहा गया उत्तराखंड का चक्रधर जुयाल, जो कि दीवान था नरेंद्र शाह का। किस तरीके की क्यों जरूरत हुई, क्या ऐसी परिस्थिति आई रवाई कांड के बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन समझ रहे जरा, रवाई कांड या तिलाड़ी कांड, कांड उसी घटना को कहते हैं जो बहुत बुरी हुई हो। अच्छी चीज के लिए कांड नहीं कहते थे, बुरी घटना के लिए। तो रवाई कांड या तिलाड़ी कांड एक ही नाम है। कहाँ हुई घटना? रवाई जौनपुर में हुई। और रवाई जौनपुर में जो है ये घटना हुई बहुत खतरनाक लेवल पर। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए। कारण क्या था? पहले कारणों पर बात आते हैं। देखो पॉइंट क्या हुआ, एक्चुअली क्या हुआ बेटा, 1927-28 के दौरान जर्मन एक विशेषज्ञ थे, वनों के विशेषज्ञ, उनका नाम फ्रेज कुछ ऐसे नाम था। उन विशेषज्ञ की सलाह पर जो है टिहरी राजशाही में एक वन कानून लाया गया। और उस वन कानून के अंतर्गत क्या हुआ कि राज्य का मुख्य रूप से वनों से अधिकतम राजस्व कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए ये एक नई पॉलिसी बनाई गई। पॉलिसी क्यों बनाई गई? अधिक से अधिक राजस्व जंगलों से कैसे लिया जाए, उसके लिए जो है एक नई वन व्यवस्था लाई गई 1927-28 में। इस व्यवस्था के कारण क्या हुआ, देखो क्या कैसी व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में एक्चुअली क्या हुआ कि जंगलों और आम आदमी का जो अपने जो जमीन थी, जो अपने जंगल थे, उनके बीच में एक स्पेशल सीमा बना दी गई कि भाई ये जंगल हमारे हैं और ये जो है आम जनता के, यानी राज्य के जंगल अलग हो गए और जनता के जंगल अलग हो गए। तो जनता के जंगल क्या, थोड़ा बहुत उनके दुब्बड़ बोलता हमारे पहाड़ों में, तो वो उनके अपने थे। बाकी जंगलों से जनता का अधिकार हटा दिया गया। अब सोचो, अगर जंगल से जनता का अधिकार हटा दिया गया उस दौर में जब एग्रीकल्चर और पशुपालन ही हमारा मुख्य व्यवसाय था, उस दौर की बात हो रही, तो जंगलों से जो है अधिकार छीन दिए गए जनता से। किसने? इस कानून के माध्यम से राजा नरेंद्र शाह की सरकार ने, यानी जो टिहरी राजशाही ने जो है अब क्या किया, ग्रामीणों को कहा कि आपको जो है जंगलों में चारा काटने नहीं जाना है, लकड़ी काटने नहीं जाना है। यानी एक प्रकार से इस कानून का मुख्य मकसद ये था
कि जनता को जंगलों से दूर रखा जाए और जंगलों को पलने दिया जाए और उसके बाद उन्हें काट करके उन्हें अंग्रेजों को बेच दिया जाए और अधिक से अधिक जो है धनराशि इकट्ठा की जाए, राजस्व इकट्ठा किया जाए। ठीक है, अब जनता भड़क गई। क्यों? उन्होंने कहा भाई हम इतने, हमारे पास अपने जंगल थोड़ी नहीं, ये इतने हमारे पास अपनी जमीन थोड़ी नहीं कि हम अपने पशुओं को, मवेशियों को पाल सके। इसके लिए भयंकर आंदोलन होने लग गए टिहरी राजशाही में। आंदोलन के लिए अलग अलग जगहों पे एक पंचायत बनी, उस पंचायत का नाम है बेटा आजाद पंचायत। क्या नाम है बेटा? आजाद पंचायत। क्यों बनी आजाद पंचायत? इस आजाद पंचायत का मुख्य कारण था जो नई कानून व्यवस्था थी, भू व्यवस्था, जो सॉरी वन व्यवस्था थी, उसका विरोध करना था और अलग अलग स्थानों पर आजाद पंचायत बनाई गई और बड़ी संख्या में लोग जो है इस आजाद पंचायत से जुड़ने लग गए। ये आजाद पंचायत इतने बड़े लेवल पर आंदोलन कर रही थी और इन्होंने एक जगह नियुक्त की 30 मई 1930 को। एक जगह पर उन्होंने कहा अब वहां पे हम बहुत खतरनाक आंदोलन करेंगे और वो जगह थी बेटा रवाई का तिलाड़ी कांड। क्या नाम था बेटा? तिलाड़ी। तिलाड़ी जगह का नाम है, मैदान है वहां पे, रवाई का तिलाड़ी मैदान। उन्होंने एक जगह निर्धारित की, भाई हम यहाँ पर बहुत भयंकर आंदोलन करेंगे। कितनी तारीख को? 30 मई 1930 को तिलाड़ी मैदान में जनता ने भयंकर रूप से आंदोलन किया। इतनी जनता उग्र हो गई, आंदोलन इतना खतरनाक हो गया कि टिहरी के दीवान, क्या नाम था? टिहरी के दीवान, क्या नाम था बेटा? चक्रधर जुयाल को स्वयं आना पड़ा इस आंदोलन को दबाने के लिए। स्वयं आना पड़ा क्योंकि छोटे मोटे कर्मचारी भेजे, जनता ने मार मोर के भगा दिए। स्वयं आना पड़ा चक्रधर जुयाल को और इतनी कठोरता के साथ उसने जो है यहाँ पे दमन किया तिलाड़ी मैदान में। उसने क्या किया? उसने जो है आंदोलन कर रही निहत्ती जनता पर गोलियां चलवा दी, सैकड़ों गोलियां चलवा दी सैनिकों से, और इतनी गोलियां चलाई कि कहते हैं कि सैकड़ों लोग मारे गए। अब सरकार तो कम दिखाती है पर लोग, ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि हजारों में संख्या में लोग मारे गए। जो मारे हुए लोग थे कहते हैं उनके मुंह पे कोलतार डाल करके और उन्हें यमुना नदी में बहा दिया गया। आप समझे कि नहीं? और इसके अलावा जो लोग वहां गिरफ्तार हुए थे आंदोलनकारी, जितने लोग मारे गए उनकी लाशें भी उन्हीं से उठवाई गई। इतना भयंकर विभत्स जो तरीके से जो है चक्रधर जुयाल ने यहाँ पे लोगों के साथ अत्याचार किया और इस जो आंदोलन उठा हुआ था भू कानून के विरोध में, उसे दबाने की कोशिश की चक्रधर जुयाल ने। कहां पर मारा? तिलाड़ी के मैदान में। कैसे मारा? लोगों, निहत्ते लोगों को मारा। इसलिए तिलाड़ी की घटना, तिलाड़ी कांड को हम भारत के जलियांवाला बाग से तुलना करते हैं और इसलिए कहा जाता है उत्तराखंड का जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? तिलाड़ी हत्याकांड। आप इसे हत्याकांड बोलो, मैं सीधा हत्याकांड बोलना चाहूंगा, मैं श्योर था ही, तिलाड़ी हत्याकांड को कहा गया। ठीक है कि नहीं? और देखो किसने चलाई निहत्तों पर गोलियां? चक्रधर जुयाल ने। जिस तरीके से वहां जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने चलाया था, इसीलिए चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठीक है, इस तरीके से जो है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है मैंने आपके बताई है तिलाड़ी कांड के बारे में। अच्छा, मैं एक और बात बता देता हूँ, तिलाड़ी जो मैदान है वहां पे रवाई जौनपुर में, वो यमुना नदी किनारे है। कौन सी नदी किनारे? क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो तिलाड़ी मैदान है वो किस नदी किनारे? यमुना नदी किनारे। ठीक है, और इस दौरान हमने आजाद पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जा चुका है, आजाद पंचायतों का भी हमने गठन किया था। क्या ये तीसरा पॉइंट समाप्त है? सातवां पॉइंट बोलो भाई, सॉरी छठा पॉइंट, रवाई आंदोलन या तिलाड़ी कांड क्या समाप्त हो गया कि नहीं? अब जब ये आंदोलन खत्म हुआ था उस दौरान नरेंद्र शाह कहाँ थे? क्या राजा टिहरी राजशाही में था, राजधानी में था कि नहीं? देखो बेटा, नहीं था राजा राजधानी में। राजा जा रखा था यूरोप की यात्रा पर। कहा जा रखा था बेटा? यूरोप की यात्रा पर। अच्छा, मैंने शायद, मुझे लग रहा आज एक पॉइंट छोड़ दिया है कि राजा यूरोप की यात्रा पर बड़ा जाता था, उस बारे में अभी बात करूंगा, थोड़ा रुक जाओ। तो राजा जो है यूरोप की यात्रा पर था उस दौरान। नरेंद्र शाह को बात पता चल गई, इतना बड़ा कांड होगा, इतने बड़े लेवल पर लोग मारे गए। नरेंद्र शाह वापस आए, वो रवाई जौनपुर गए। कहते बहुत बड़े आदमी थे नरेंद्र शाह, लेकिन वो अपने कर्मचारियों को कंट्रोल नहीं कर पाए। और दूसरा क्या था, वो अंग्रेजों को भी नाखुश नहीं करना चाहते। इस पर भी बात करेंगे, अभी रुक जाओ जरा। आई नरेंद्र शाह वापस, जब वो वापस आए तो उन्होंने सबसे पहले जनता को खुश करने के लिए दो काम किए। एक काम, उन्होंने मौन मेले को दोबारा शुरू कर दिया। प्रतिबंध लगा हुआ था मौन मेले, तो मौन मेला या त्योहार आप उसे बोल सकते हैं। मौन त्योहार पर जो प्रतिबंध था, जो का प्रतिबंध था, उसे क्या कर दिया गया? रे जल्दी बताओ। हटा दिया था उन्होंने। जनता को खुश करने के लिए पहला काम क्या? मौन त्योहार पर जो प्रतिबंध लगा दिया था उसे जो है वो हटा दिया गया। दूसरा काम, एक घी पर कर लेते थे। जैसे आप घी का प्रोडक्शन कर रहे हो, आपके भैंस वगैरह है ना, तो भैंस वगैरह जो है वहां से जो घी
निकल रहा है, तो जितना आप घी निकाल लो उसमें भी कर लगता था। घी पे जो कर लगता था, घी कर, क्या नाम था? घी कर। इस घी कर को एक नाम देते थे राज्य वाले, सावणी कर। क्या कहा जाता था? सावणी कर। अब पूछा जा सकता है सावणी कर कैसा करता भाई? तो इस सावणी कर को जो है वो समाप्त कर दिया था किसने? नरेंद्र शाह ने। जनता को खुश करने के लिए कि भाई हमने तुम्हारे साथ जो इतना बड़ा हुआ, मैं यहाँ नहीं था, मैं यूरोप यात्रा भी था, मुझे नहीं पता चला क्या कर्मचारियों ने किया, और वहां जाकर उन्होंने दो काम किए जनता को खुश करने के लिए, मौड़ मेले का प्रतिबंध हटा दिया, और दूसरा घी कर या सावड़ी कर को उन्होंने समाप्त कर दिया। क्या ये दो पॉइंट समझ में आया? जल्दी बताओ। आइए अब अगले पॉइंट पर आते बेटा। वो पॉइंट है हमारे पास प्रजामंडल की स्थापना। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने अभी कहा कि नरेंद्र शाह जो है वो बड़ी यात्रा किया करते थे, बड़ी यात्रा। कब से कब तक? 1924 से 1942 तक कई यूरोप यात्रा, कई देशों की यात्राएं की नरेंद्र शाह ने। ज्यादातर यूरोप बड़े घूमने जाते थे नरेंद्र शाह, ठीक है। अब उनके यात्रा की वजह से क्या होता था, यहाँ के जो कर्मचारी थे वो अपनी मनमानी पर उतर आते थे, प्रशासन में दिक्कत हो जाती थी, क्योंकि जब वो यात्रा पर होते थे उस दौरान यहाँ उनकी पितामही, क्या नाम था? गुलेरिया। पितामही गुलेरिया जो थी, उनके एडवाइस पर शासन चलता था। अब बूढ़ी कहाँ तक कंट्रोल कर पाई चीजों को? उन्होंने अपने जमाने में तो खूब कंट्रोल किया, लेकिन अब वो नहीं कर पाई कंट्रोल, ठीक है। तो 1924 से 42 के दौरान जो नरेंद्र शाह खूब यात्राएं करी थी। क्लियर हुआ नहीं? अब आइए शुरू करते प्रजामंडल की आंदोलन। जो प्रजामंडल आंदोलन क्या था, इस पर आप बात करने लग जाते हैं। आइए जरा शुरू करें। देखो, प्रजामंडल आंदोलन कारण क्या था, पहले इस पर बात करते हैं। कारण क्या था, इस पर बात करते हैं बेटा। एक्चुअली प्रजामंडल आंदोलन पहले कारण और फिर उद्देश्य पर बात करते हैं। पहले किस पर बात करते हैं? इसका कारण क्या था, और दूसरा उद्देश्य पर बात करते हैं कि उद्देश्य क्या था। एक्चुअली हुआ ये, देख रहे होंगे आप, रवाई कांड इतना खतरनाक हुआ और जनता को बिल्कुल ऐसा समझा जाने लगा, क्योंकि कर्मचारी अपनी मनमानी पर तो उतर रहे और अपनी मनमानी करके जनता पर लगातार अत्याचार कर रहे। तो कहीं ना कहीं टिहरी में जो प्रजा थी उनके दिमाग में एक बात आ रही थी कि अगर जनता का कोई प्रतिनिधि राज दरबार में होता, जो जनता का प्रतिनिधि होता, सरकारी कर्मचारी नहीं, अगर जनता के प्रतिनिधि, अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि अगर दरबार में होते और उन्हें शासन में अगर भागीदारी दी गई होती, तो शायद तिलाड़ी कांड नहीं होता, क्योंकि चक्रधर जुयाल का विरोध किया जाता जनता के प्रतिनिधियों द्वारा। जैसे आज हमारा लोकतंत्र जनता के प्रतिनिधि होते, कहीं ना कहीं ये दिमाग में आ रही थी प्रजा के, काश ऐसा होता। तो इसी बात को समझते हुए एक्चुअली हुआ ये कि गुजरात में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ 1938 में। कब हुआ बेटा? कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका एक अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन में उन्होंने कहा कि जितने भी ये देशी रियासतें हैं, टिहरी भी देशी रियासत थी, ये देशी रियासतों की जो प्रजा है उनके अधिकारों की रक्षा एक संगठन करेगा, और उनका उस संगठन का नाम होगा प्रजामंडल संगठन। क्या नाम होगा? प्रजामंडल संगठन। बहुत बढ़िया था, क्योंकि देशी रियासतों में राजा क्या कर रहे थे, कई बार अपनी मनमानी कर रहे थे। राजा कई बार अगर जैसे वो हो गया, मतलब ढीला टाइप का आदमी हो गया, तो कर्मचारी जो है जनता का शोषण कर रहे थे। इसीलिए कांग्रेस ने कहा कि भैया हम जो जितने भी देशी रियासतें हैं वहां पर जितने भी प्रजा है उनके अधिकारों की रक्षा प्रजामंडल संगठन करेगा। इसी बात को ध्यान रखते हुए टिहरी राजशाही में एक आंदोलन शुरू हो गया, यहां भी प्रजामंडल की स्थापना की जाए। और इस प्रजामंडल की स्थापना का जो उद्देश्य था वो था कि जनता को प्रशासन में भागीदारी दी जाए। क्या बोले मैंने? जनता को प्रशासन में भागीदारी, जिसे उन्होंने वर्ड लिखा उत्तरदायी शासन। जनता को प्रशासन में भागीदारी दी जाए। बंद करो बेटा उस फोन को, ठीक है कि नहीं? अच्छा, तो ये अब इसी बात को लेकर के प्रजामंडल आंदोलन होने लग गया टिहरी राजशाही में बहुत बड़े लेवल पर। लेकिन ये आंदोलन इतना खतरनाक नहीं था। ये आंदोलन खतरनाक तब हुआ जब 1938 में एक व्यक्ति जो है इस आंदोलन में कूद गए, और उनका नाम था श्रीदेव सुमन। क्या नाम था बेटा? श्रीदेव सुमन। वो प्रजामंडल में कूद गए। कब कूदे? 1938 को। जब वो प्रजामंडल के आंदोलन से जुड़े, युवा नेता था, बहुत तगड़ा व्यक्ति था, तो वो आंदोलन बहुत खतरनाक। 23 जनवरी 1939 को देहरादून में श्रीदेव सुमन की अध्यक्षता में प्रजामंडल, टिहरी प्रजामंडल संगठन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना होगी? टिहरी प्रजामंडल संगठन की स्थापना। और आंदोलन बहुत तगड़े लेवल पर हो गया। राजशाही झुकने को तैयार नहीं थी। कारण था इसके पीछे, नरेंद्र शाह स्वयं चाहते थे कि जनता को मैं शासन में भागीदारी दूं, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज नहीं चाहते थे कि नरेंद्र शाह शासन में जनता को भागीदारी दे।
इसलिए इस वजह से अंग्रेजों का हित जो है वो टकरा रहा था। और नरेंद्र शाह अंग्रेजों को दुखी नहीं करना चाहते थे और न वो प्रजा को दुखी करना चाहते थे, इसलिए कहीं ना कहीं नरेंद्र शाह तटस्थता नीति अपना रहे थे। समझ रहे नहीं? लेकिन कर्मचारी वो खतरनाक है। इस दौरान में भी जब प्रजामंडल की स्थापना हो रही है, इस दौरान अभी टिहरी राजशाही में ही है नरेंद्र शाह। 21 फरवरी 1940 ये डेट है, 21 फरवरी 1944 की। और 21 फरवरी 1944 को ऐसा हुआ कि श्रीदेव सुमन ने जब आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर कर दिया तो श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार कर दिया गया। और जब श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार कर दिया गया तो आंदोलन और तेज हो गया, श्रीदेव सुमन की रिहाई को लेकर भी और साथ ही साथ प्रजामंडल की मांग को लेकर भी। ठीक है, बहुत तगड़े लेवल पर श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार कर दिया गया, जेल में रख दिया गया। उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, बहुत दुर्व्यवहार, सूखी सूखी रोटियां दी गई। सो ठंडियों के, सर्दियों का दिन है ना, फरवरी मार्च जनवरी फरवरी, सर्दियों का दिन है। तीरी जैसी ठंड, ठंडे पानी उनमें डाला जाता था, ठंडे पानी से उन्हें नहलाया जाता था, पूरा शरीर उनका बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। बहुत तगड़ा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है जेल में। कितनी तारीख को गिरफ्तार किया? 21 फरवरी को। अब आते हैं 3 मई, कितनी तारीख को बेटा? 3 मई 1944 को। अपने साथ जेल में हुए इस दुर्व्यवहार की वजह से श्रीदेव सुमन ने आमरण अनशन कर दिया। आमरण का मतलब होता जब तक मरा नहीं, अनशन का मतलब मैं खाना नहीं खाऊंगा। आमरण अनशन कर दिया उन्होंने, मैं जब तक, क्योंकि उनका मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ। लेकिन फिर भी उन कायर और उन अत्याचारी कर्मचारियों ने उनके साथ जो है बहुत दुर्व्यवहार किया। समझे कि नहीं? ठीक। अब डेट आ गई 25 जुलाई की। कितने तारीख को? 25 जुलाई। और कितना टाइम हो गया? 84 दिन की भूख हड़ताल हो गई। और 84 दिन के भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन टिहरी जेल में कारागार के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। ये इतना खतरनाक राजशाही ने दिखाया। लेकिन कहते हैं कि 3 मई 1944 से कुछ समय, सॉरी 25 जुलाई 1944 से कुछ समय पहले नरेंद्र शाह चले गए थे मुंबई। कहाँ गए थे? मुंबई। वो नरेंद्र मंडल, पूरे जितने भी देशी रियासतें थे उनके जो राजा हुआ करते थे, उनका एक बैठक चलती थी। नरेंद्र मंडल की बैठक में भाग लेने के लिए जो है नरेंद्र शाह चले गए। बेटा कहाँ चले गए? जल्दी बताओ। मुंबई चले गए। और मुंबई चले गए, यहाँ कर्मचारियों को मौका मिल गया और वहां जो है उनके साथ और अत्याचार करके 25 जुलाई 1984 को श्रीदेव सुमन की मृत्यु हुई। कई ऐसा लोग कहते हैं कि नरेंद्र शाह जब जा रहे थे तो उन्होंने अपने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि सुमन को छोड़ दिया जाए, लेकिन कर्मचारियों ने उन्हें नहीं छोड़ा और उनकी मृत्यु। बहुत तगड़े लेवल पर प्रजामंडल आंदोलन और भी बहुत तेज होता जा रहा है। लेकिन अब नरेंद्र शाह बुजुर्ग हो चुके हैं, 1946 का दौर आ चुका है। और 1946 आते आते जो है नरेंद्र शाह ने अपने स्वास्थ्य कारणों से अपने बेटे मानवेंद्र शाह के लिए क्या कर दिया बेटा? अपना सिंहासन त्याग दिया। लेकिन 1950 में एक कार दुर्घटना में नरेंद्र शाह की मृत्यु हो गई। लेकिन उससे पहले ही नरेंद्र शाह ने अपने बेटे, क्या नाम था, मानवेंद्र शाह को गद्दी सौंप दी। कल वाले वीडियो में हम थोड़ा श्रीदेव सुमन के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे और इसके अलावा हम जो नेक्स्ट मानवेंद्र शाह पर आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि उत्तराखंड की समस्त स्टेट लेवल की परीक्षाओं के लिए जो है जो हमारी वीडियोज हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और सफिशिएंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।